सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक शेख साहब को ये राज समझ आ गया था कि लोगों को चटपटी खबरें और चस्केदार तबसरे चाहिए होते हैं, लिहाजा उन्होंने बाकायदा कुछ स्क्रिप्ट राइटर भी रख लिए जो इन्हें रोज नए नए दिलचस्प जुमले और जुगतबाजी ईजाद करके देते, जो सुनकर लोग झूम उठते और शेख साहब टीवी स्क्रीन पर चमकते रहते। शेख रशीद की सियासी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। वो शायद रेटिंग्स में पीर पगाड़ा साहब से भी आगे निकल गए थे। नई नस्ल तो शायद पीर पगाड़ा के नाम से वाकिफ न होगी। शेख साहब ने पीर पगाड़ा की पेशन गोई वाली गद्दी तो संभाल ली, लेकिन वो पीर पगाड़ा वाली क्लास और गुड़ भूल गए कि सबसे पंगा लेना है, लेकिन जहां आप चौकीदार हैं वहां मालिकों से पंगा नहीं लेना। शेख साहब गेट नंबर 4 की चौकीदारी करते करते खुद को मालिक समझ बैठे थे। शेख साहब की आखिरी पेशन गोई थी कि फरवरी का महीना अहम होगा। कमाल देखें, महीना शुरू होते ही खुद गिरफ्तार हो गए। बरसों बाद पहली दफा कोई पेशन गोई पूरी हुई तो वो भी शेख साहब की अपने बारे में कि फरवरी में कुछ बड़ा होगा। पीर पगाड़ा साहब ने जनरल जिया दौर में अलग ही रूहानी, सियासी लेकिन पुरस्रार शख्सियत बना ली थी जिसका अपना ही चार्म था। पीर पगाड़ा ने अपने वालिद के अंग्रेजों के हाथों फांसी लगने के बाद एक सबक सीखा था कि पाकिस्तान में सियासत करनी है तो जिसके पाँव में बूट, सर पर टोपी और बगल में छरी है, इसके साथ ताल्लुकात खराब नहीं करने। यही सबक बेनजीर भुट्टो ने अपने बाप भुट्टो की फांसी से सीखा था कि अमेरिका के खिलाफ स्टैंड नहीं लेना। ये सबक इन दोनों को बहुत काम आया। पीर पगाड़ा पाकिस्तान के पहले किंग मेकर बने तो बेनजीर भुट्टो को दोनों दफा अमेरिका ने वजीर आजम बनने में मदद दी। तीसरी दफा भी अमेरिका ने इन्हें हिमायत हासिल थी, लेकिन जिंदगी ने साथ ना दिया। पीर पगाड़ा साहब के पास ऐसी पावर थी कि उन्होंने अपने मुरीद मोहम्मद खान जुनेजो को जनरल ज़िया-उल-हक से वजीर आजम बनवा लिया। हमारे बुजुर्ग सहाफ़ी दोस्त आरिफ उल हक आरिफ तफसील से जुनेजो के वजीर आजम बनने की कहानी लिख चुके हैं। पीर पगाड़ा साहब का अपना अंदाज था जो उनकी रूहानी शख्सियत को चार चांद लगा देता था। इनकी कराची के सहाफ़ियों से खूब बनती थी, तांता बंदा रहता था। सहाफ़ियों को पता था इनके जनरल ज़िया से अच्छे ताल्लुकात हैं और फौजी हुकाम इनसे मशवरे करते हैं। पीर पगाड़ा के पास अंदरूनी खबरें होती थीं, लेकिन वो सीधे लफ्ज़ों के बजाय इशारों किनारों में बात करते थे। समझने वाले खुद ही समझ जाएं। यूं इस खबर में सियासी पुरस्रारियत का उनसर खबर को चार चांद लगा देता था और लोग मर्जी का माना निकाल लेते थे। झाड़ू फिरने वाला है, बूटों की गूंज सुन रहा हूं, सब कुछ लपट दिया जाएगा, झल्लू फिरेगा, ये जुमले बहुत मशहूर हुए जिनका मतलब होता था कि सियासी हुकूमतें जाने वाली हैं और फौजी जनरल आ रहा है या फिर निगरान हुकूमत बनेगी जो इलेक्शन करा के नया वजीर आजम लाएगी। पीर पगाड़ा साहब रूहानियत के अलावा एस्ट्रोलॉजी में भी दिलचस्पी रखते थे। मशहूर एस्ट्रोलॉजर से मिलकर डिस्कशन करते थे कि आइंदा क्या होगा और अपने सियासी फैसले करते। मुल्की हालात बारे में पेशन गोइयां करते थे जो अक्सर दुरुस्त निकलती। जनरल ज़िया को सिंध से बड़े सियासी और रूहानी घरानों की तलाश थी ताकि भुट्टो को दी गई फांसी के असरात कम हो सकें, लिहाजा उन्होंने पीर पगाड़ा, मोहम्मद खान जुनेजो और इलाही बख्श सुमरो को अपने करीब रखा हुआ था। सिंध या सेंटर में हुकूमत बनाने का वक्त होता तो अक्सर बड़े लीडर किंगरी हाउस जाकर इनकी हिमायत लेते। पीर पगाड़ा साहब किसी को भी सपोर्ट करने से पहले पिंडी की तरफ देखते कि इनका रुझान किस तरफ है। पीर पगाड़ा ने उम्र भर पिंडी के खिलाफ जाकर सियासत न की और यही इनकी कामयाबी की वजह थी। इस्लामाबाद में पीर पगाड़ा की मशहूर सहाफ़ी और कालम निगार अजहर सोहेल से दोस्ती हो गई, जिन्हें वो अंदर की खबरें दिया करते थे। अजहर सोहेल ने 2-3 बेहतरीन किताबें और इन अदवार पर लिखी, जैसे मोहम्मद खान जुनेजो के दौर पर सिंदड़ी से ओजड़ी कैंप तक अजहर सोहेल ने ही कालम निगारी को नया रंग दिया था जब उन्होंने अपने कालमों में महलाती साजिशों की खबरें देना शुरू की। अपनी खूबसूरत क्लासिक उर्दू और अंदरूनी खबरों की वजह से इन्हें पढ़ा जाता था। यूं एक नया ट्रेंड बना कि सियासी कॉलमों में अंदरूनी खबरें ब्रेक करनी है और साथ ये भी लिखना है कि फलां अहम बंदे ने फ़ोन मुझे किया था या रात गए घर बुलाकर सरगोशी की। पीर पगाड़ा न रहे न ही अजहर सोहेल। यूं सियासत और सहाफत में जो रंग और चस्का था वो गायब हुआ और सियासी पेशन गोइयों का जो दौर चल रहा था वो खत्म हुआ, जिस पर सियासत और सहाफत का रंग फीका पड़ा। जगह खाली पाकर पिंडी के शेख रशीद ने छलांग लगाई कि इस खला को पूरा किया जाए। वो भी पीर पगाड़ा साहब की रिवायत पर चलते हुए
सिगार मुंह में दबाए पिंडी वालों से ताल्लुकात बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने खुद को गेट नंबर 4 का अकेला चौकीदार जाहिर करके यूं बयानात देना शुरू किए कि इन्हें सब पता है कि गेट नंबर 4 के जरिए रात के अंधेरे में कौन कौन मिलने जाता है। वो ऐसे बयानात देकर जाहिर करते जैसे वो इस दौर के पीर पगाड़ा हैं। जनरल मुशर्रफ दौर में 5 साल वजीर रहने के बाद इनके फौज और एजेंसियों में ताल्लुकात बढ़ गए थे और उन्होंने मिर्च मसाला लगाकर पेशनगोइयां करना शुरू कर दी कि ये साल बड़ा अहम है, कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, एवरी डे इज नॉट संडे, अब जल्लू फिरेगा, मैं फौजी बूटों की आहट सुन रहा हूँ, सबर का पैमाना लबरेज हो रहा है, कोई नहीं बचेगा, बस अगले 3 माह अहम हैं, 6 माह अहम हैं, पाकिस्तान भारत न्यूक्लियर जंग होते देख रहा हूँ, सब बर्बाद हो जाए। पीर पगाड़ा की सियासी पेशनगोइयों का वारिस समझते हुए शेख रशीद ने भी प्रोफेसर गनी जावेद जैसे मशहूर एस्ट्रोलॉजर से चुपके चुपके पूछना शुरू कर दिया था कि आसमानी सितारे क्या कहते हैं। मगर पीर पगाड़ा का दौर आसान था कि सिर्फ अखबारात थे और इनके चटपटे तबसरों का चस्का कभी कभार होता था। दूसरे वो पूरी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पेशनगोई करते थे। शेख साहब जिस दौर में पिंडी के पगाड़ा साहब बनने की कोशिशों में लगे हुए थे, वो दौर टीवी चैनल्स का दौर था जो 20 साल बाद चैनल स्क्रीन से आगे बढ़कर डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक आन पहुंचा है। अब यहाँ रोजाना भी नहीं बल्कि हर मिनट नई बात, नई पेशनगोई का दौर है। अब सोशल मीडिया का पेट भरने के लिए आपको हर लम्हे बड़ी भड़क और बड़ी गाली की जरूरत है, वरना आप बड़ी जल्दी इररेलेवेंट हो जाएंगे। अवाम को रोजाना सोशल मीडिया पर एक लाश चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशहूरी और फॉलोइंग बरकरार रहे और अवाम बल्ले बल्ले करते रहें। टीवी की हद तक तो शेख साहब ने अपना काम प्रोफेसर गनी जावेद की मदद से चला लिया था। इनसे 2-3 सियासी पेशनगोइयां लेकर इन्हें पिंडी बॉय स्टाइल में सियासी भड़क और तड़का लगाकर वो चला देते। शेख साहब की डिमांड ज्यादा होती चली गई। खुसूसन नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में हर एंकर इनके साथ शो करने के लिए लाल हवेली के बाहर लाइन में खड़ा था। रेटिंग चाहिए थी। शेख साहब को भी अपनी अहमियत और रेटिंग्स का एहसास था, लिहाजा वो भी एंकर से तकब्बुर से पेश आते। किसी एंकर में जुर्रत न थी कि वो शेख साहब से इनके मिजाज के खिलाफ सवाल पूछ लेता। अगर कोई भूले भटके से पूछ भी लेता तो शेख साहब वहीं डांट देते और एंकर माजरत ख्वाना मुंह बना लेता कि अगले हफ्ते फिर इंटरव्यू दरकार था।